66 मुकदमे बीजेपी ने करा रखा है। अगर बीजेपी को लगता है कि 2022 में अगर उत्तर प्रदेश में अच्छा नहीं किया तो 2024 सामने है। न्यूज ट्रैक के शो जीरो आवर एजेंडा भारत का में आप सभी का स्वागत है। खेल के महान जादूगर, हॉकी के विश्व विख्यात खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, खेल दिवस मनाया जाने वाला है, उनका जन्मदिन आने वाला है और ऐसे में अभी जब देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद को समर्पित किया गया है, तो देश में एक उत्साह का माहौल देखा गया है। ऐसे में ही देश में एक बड़े जोर शोर से बातचीत हुई है। लोगों ने एक स्वर से, समवेत स्वर से देश में ये मांग की जा रही है कि मेजर ध्यानचंद देश के सपूत हैं, देश के रत्न हैं और उन्हें भी भारत रत्न मिलना चाहिए। ये देश की सरकार को फैसला करना है, लेकिन खेल प्रेमी के तौर पर हम सभी लोग मेजर ध्यानचंद को याद करते हैं, उनके जादू को याद करते हैं, कैसे वो खेल के जादूगर बने, कैसे उनके नाम पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और कैसे वो देश में खेल प्रतिभाओं के और खेल के प्रतीक पुरुष बने। मेजर ध्यानचंद के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन उनके बारे में एक आधिकारिक जानकारी जुटाने के लिए और उस आधिकारिक जानकारी को आप सबके बीच में साझा करने के लिए आज न्यूज ट्रैक ने कोशिश की है मेजर ध्यानचंद के पुत्र और देश के महान हॉकी खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद से बातचीत करने की। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मेजर ध्यानचंद के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं तो आपसे ज़्यादा आधिकारिक व्यक्तित्व तो हमारे लिए नहीं है उनके बारे में किसी बातचीत को शुरू करने का। सर, मेजर ध्यानचंद के बारे में मेरे जैसे जनरेशन के जो लोग हैं, हम लोगों ने स्कूली पाठ्यक्रम में उनको पढ़ा। सबसे पहले हमारा परिचय मेजर ध्यानचंद से हॉकी के जादूगर के तौर पर स्कूली पाठ्यक्रम से हुआ और हम जैसे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे बच्चों ने ध्यानचंद को पढ़ा, जाना, लेकिन बाद में जब हम लोगों का आगे का जीवन है तो मेजर ध्यानचंद के बारे में जितना हम जानते हैं, जितना पढ़ते जाते हैं, जितनी जानकारियां आती हैं, वो सब छोटी और मामूली लगती हैं, अधूरी लगती हैं। इसलिए भी आज हम लोगों ने ये कोशिश की है कि आज आपसे बातचीत करके मेजर साहब के जीवन के अनछुए पहलुओं को जानें और ये जानें कि कैसे वो हॉकी के महान खिलाड़ी बने। जो मुझे जानकारी है अशोक जी कि मेजर ध्यानचंद जी बहुत छोटी उम्र में उन्होंने हॉकी की स्टिक पकड़ ली थी। वो शायद 14 साल की उम्र में, हालांकि ये भी एक रिकॉर्ड मैंने पढ़ा कि आपने तो शायद और भी बचपन में हॉकी खेलना शुरू कर दिया था। तो मुझे बताएं जरा कि ये कैसा आपके जीवन में कैसे शुरुआत हुई और आपका भी जीवन कैसे वो 6 साल की उम्र में आपने हॉकी की स्टिक पकड़ ली? जी, नमस्कार सर। नमस्कार तिवारी साहब। यकीनन देश की धरोहरों में एक विभूति मेजर ध्यानचंद ने खेल के द्वारा एक ऐसा देश को सम्मान, यश, गौरव, खेलों में हॉकी की उत्पत्ति या उसको हम एक एक्सट्रीम लेवल जो कह सकते हैं, वो शुरुआती सालों में ही दिया, जो उनके जीवन के बड़े अमूल्य वर्ष थे। और जैसा आपने खुद कहा कि किताबों में ध्यानचंद जी को पढ़ा, तो ऐसी विभूतियों को पढ़कर ही तो हमको प्रेरणा मिलती है, हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। मैं ध्यानचंद परिवार में मेरा जन्म हुआ और मेरठ में मेरी पैदाइश थी और वहां पर मैंने देखा बाबूजी से, जब थोड़ा सा 3-4 साल की उम्र से मुझे याद है, होश है कि मुझे वो याद है, मेरे दिमाग में तरोताजा है आज भी, कि उनसे मिलने सैकड़ों लोग आते थे उनसे मिलने के लिए, उनके हस्ताक्षर लेने के लिए मेरठ में, जबकि वो वहाँ कैप्टन थे, कैप्टन आर्मी के अंदर। और उनका वो घर बंगला सब कुछ याद है। और ये भी याद है मुझे कि जब घर में हमारे छोटी छोटी हॉकी स्टिक्स आती थी, पंडित सोहनलाल एक बड़े अच्छे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बनाने वाले जो मेरठ में आज भी मौजूद हैं, उनके बेटे, तो उनकी हॉकी स्टिक घर में आती थी छोटी वाली, और बड़े शौक से हम उनको अपने जो आर्मी का बंगला था उसके सामने के मैदान में खेलते थे भाई लोग। तो वो शौक वहां से पनपना शुरू हुआ और आप समझ सकते हैं कि उस उम्र में मुझे तो ये पता नहीं था कि ओलंपिक मेडल्स क्या होते हैं, ओलंपिक क्या होता है। हमें तो ये पता था हॉकी से ऐसे बॉल को चलाना है, ऐसे ड्रिबलिंग करनी है, वो खेलते थे।
अब वो धीरे धीरे बचपन बढ़ता चला गया, कुछ दिमाग विकसित होता चला गया, फिर इंपॉर्टेंस समझ में आई कि ओलंपिक क्या होता है, ओलंपिक के मेडल्स की वैल्यू क्या होती है, ओलंपिक खिलाड़ी कौन होते हैं। तब समझ में आया कि ध्यानचंद और कैप्टन रूप सिंह, ये दो शख्सियत उस जमाने में ऐसी चमक रही थी जब मेरा खेलों में रुझान हुआ। तो और वो परिवार के ही मेरे सदस्य, मेरे हमारे मुखिया के तौर पर वो हाजिर थे, मौजूद थे। तो उनकी प्रेरणा और उनका वो जो एक एटमॉस्फेरिक जो इफेक्ट होता है वो मेरे ऊपर पड़ना शुरू हुआ। मेरे भाइयों के ऊपर भी पड़ना शुरू हुआ। हम सबने हॉकी खेलना शुरू किया मेरठ में, और उसी दौरान बाबूजी को एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह पता लगता है आयोजित होता है दिल्ली में, और उनको बुलाया जाता है मेरठ से। वो जाते हैं दिल्ली और उनको पद्म भूषण, जो उस वक्त देश का बड़ा पुरस्कार था, वो उनको उससे नवाजा जाता है और वो दिया जाता है। वो जब लौट कर आते हैं तो उस पद्म भूषण को जी आज भी देश का दूसरा बड़ा पुरस्कार है। जी सर जी, और 56 में दिया गया था, तो उसकी कीमत मैं समझता हूँ बहुत ही ज्यादा अवेलेबल रही होगी उस टाइम में, और है। हम सब तो उसके नतमस्तक है उन चीजों के लिए। तो वो फिर रिटायर हुए वहां से। जी आप बात पूरी रिटायर हो गए जी, 56 में रिटायर हुए। फिर बाबूजी का परिवार को पालन पोषण, भरण पोषण जो होता है, जो एक बाप के तौर पर उन्होंने जिंदगी भर किया। खेल में वो ध्यानचंद थे, हमेशा मैं कहता चला रहा हूँ। वो खेलों में घर से बाहर ध्यानचंद के रूप में प्रसिद्ध थे, लेकिन घर के अंदर वो पुराना नाम जो ध्यान सिंह था वही चलता था। यानी कि घर की जो एक स्थिति होती है उसको संभालने में उन्होंने अपनी उम्र लगाई, नौकरी करी, और पद्म भूषण मिला, हॉकी जादूगर कहलाए, 3 गोल्ड मेडल्स घर के अंदर ओलंपिक के रखे हों। और वो उन्होंने लेकिन परिवार को पालने में अपनी पूरी मेहनत आखिरी सालों तक करी। उन्होंने हॉकी को एक ऐसा रूप दिया जो आज तक एक उदाहरण के रूप में, उदाहरण के तौर पर हमारे हॉकी जगत में देखा जाता है। वो ऊंचाइयां उन्होंने उस टाइम में स्थापित कर दी, जिन ऊंचाइयों को पाने के लिए आज भी हमारी टीमें अग्रसर हैं, लालियत है, कोशिश कर रही हैं। हम ये ना कहें कि उस वक्त हॉकी नहीं थी, आज भी वैसी हॉकी है। बढ़ गए हैं हम लोग वाकई में, अब दूसरे देश अच्छे बढ़ गए हैं, खेलने लग गए हैं, लेकिन ध्यानचंद की हॉकी इसलिए बढ़ी कि उनकी जो एकाग्रता थी, और एकाग्रता को थपथपाट देने वाले बाले तिवारी साहब थे, उनके जो सूबेदार मेजर आर्मी में जब वो ज्वाइन किया 1922 में, तो उन्होंने ध्यानचंद को हॉकी खेलते देखा। क्योंकि ध्यानचंद झांसी हीरोज क्लब ग्राउंड, जो हमारा समाधि स्थल भी है, जहां पर उसी समाधि स्थल के बाद ध्यानचंद दादा की अंतिम अंत्येष्टि की गई, ये भी एक मिसाल है देश के अंदर खिलाड़ी की अंत्येष्टि उन्हीं के ग्राउंड के ऊपर मुखाग्नि देकर की गई। तो वो ग्राउंड जिसके 100 साल आज हो रहे हैं, ध्यानचंद ने उस पर प्रैक्टिस करी, और उसके बाद आर्मी ज्वाइन किया। तो डेफिनेटली उनके अंदर वो विलक्षण गुण जो हॉकी का झांसी हीरोज से मिला, वो उन्होंने आर्मी के अंदर खेलना शुरू किया। तो बाले तिवारी ने एक दिन उनको बुलाया, पीठ थपथपाई, जो उनके सूबेदार मेजर खेलों को देखते थे। तो उन्होंने कहा कि ध्यान, तुम बहुत अच्छा खेलते हो, ये खेल तुम्हारा बहुत सुंदर है, लेकिन तुम इसको 11 खिलाड़ी के साथ मिलकर खेलने की कोशिश करो। इसको अकेले मत खेलो कि ये तुम डॉट्स कर रहे हो, ड्रिबलिंग कर रहे हो, जिससे कि तुम्हारे मूवमेंट्स हैं वो गोल, विरोधी टीम को गोल नहीं दिला सकते। विरोधी टीम को अगर हराना तो एकजुट होकर खेलना पड़ेगा। वो शब्द ध्यानचंद ने अपने जहन में रखे, अपने दिमाग में रखे, उसके मुताबिक फिर उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। क्योंकि उनको बाले तिवारी की पीठ के ऊपर 2-3 थपकियां मिल गई कि तुम अच्छा खेलते हो। तो जो उस अल्पायु में ध्यानचंद ने फिर उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करी। प्रैक्टिस किस तरह शुरू करी, वो उसका मैं एक उदाहरण देता हूं कि दोपहर के वक्त में जब आर्मी में पूरी नौकरी करने के बाद लंच का टाइम होता था, टेंट में इनको जगह मिलती थी सोने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए मैस था आर्मी का। तो उस टेंट के अंदर दोपहर के वक्त में जब सब सो रहे होते थे, तो ध्यानचंद घर से बाहर जाकर, उस टेंट के बाहर जाकर कहीं ऐसी जगह पर प्रैक्टिस करते थे जहां पर उनको कोई देखे ना। और वो प्रैक्टिस उन्होंने अभूतपूर्व करी, बिल्कुल जैसे कोई सनक जिसको कहते हैं, पागलपन जिसको कहते हैं,
एक एक घंटा प्रैक्टिस, जो सो रहे होते थे उनके साथी संगी साथी दोपहर में तो ये प्रैक्टिस करते थे। तो उसका आइडिया उनके दिमाग में स्थापित होता चला गया। जो स्ट्रोक्स वो खेलना चाहते थे उनके हाथ से शुरू हो गए। जो ड्रिबलिंग जिस वक्त वो करना चाहते थे बॉल उनके इशारों पर आती शुरू हो गई। और इसी तरह शाम के वक्त में जब परेड खत्म होती थी, खेल खत्म होता था, तो रोल कॉल के बाद वो अपनी प्रैक्टिस किया करते थे अंधेरे में, चांदनी रात और चांदनी रात के अंदर। तो इसमें जो प्रैक्टिस की गई और वो भी अकेले एकाग्रता के साथ, वो हर चीज उनके दिमाग ने ग्रहण करी, जिसको कि हाथ के अपने नर्वस सिस्टम के द्वारा उन्होंने कलाइयों से हॉकी को एक नया रूप दिया, जिसको हम भारतीय हॉकी के रूप में जानते हैं। और वो पहला टूर 1926 का 1922 में ज्वाइन करी और 1926 में बाबूजी बताते थे कि मैं अपने टेंट में लेटा था तो मुझे ऑर्डर मिलता है कि तुमको उन्होंने बुलाया, प्लाटून कमांडर ने बुलाया। तो फटाफट ड्रेस पहन के जाते हैं, उनको सल्यूट करते हैं, तो उनके प्लाटून कमांडर बोलते हैं, ध्यान, तुम अच्छी हॉकी खेलते हो तो हमारी सेना की टीम जो पहली बार हिंदुस्तान के बाहर जाने वाली टीम थी खेलों में, वो भारतीय सेना टीम थी जो 1926 में गई। 1926 में गई न्यूजीलैंड दौरे के ऊपर और वहां पर 192 गोल किए, 21 मैच खेले हैं भारत की सेना टीम ने और 192 गोल किए, जिसके अंदर 80 गोल ध्यानचंद साहब के थे। क्या बात है। ये और पहला गोल जो था अंतरराष्ट्रीय वो भी ध्यानचंद की स्टिक से निकला था। तो ये शुरुआत उस खेल की जिसने देश को बाद में चलकर 8 गोल्ड मेडल दिलाए। 8 गोल्ड मेडल होने का हमको एक सम्मान इस देश को दिलाया। हमारे उस सम्मान के साथ अनगिनत खिलाड़ी इस खेल को खेलने में जुटे, जिन्होंने ध्यानचंद बनने की कोशिश की, ध्यानचंद के रूप में खेलने की कोशिश की और उन्होंने देश का हर खिलाड़ी ने आगे बढ़कर सम्मान देश को दिलाया, मेडल दिलाया। तो ये 1926 का टूर ऐसा था कि उसके बाद 1928 के ओलंपिक जो होने वाले थे उस वक्त उसमें हॉकी का जिक्र नहीं था कि हॉकी की रखी जाए कि नहीं रखी जाए। देखने वाले नहीं है, खेलने वाले नहीं है। तो 26 में जो खेलकर न्यूजीलैंड टूर से निकली है टीम, उसकी चर्चा इंग्लैंड में हुई, ओलंपिक कमेटी में हुई और उन्होंने 1928 में हॉकी को शामिल किया खेलों में। और शामिल किया तो हमारी भारत की टीम उसको पार्टिसिपेट करने गई, जो कि हॉलैंड में हुआ था। जाते थे सब पानी के जहाज से, महीना 1.5 महीना, चाहे वो इंग्लैंड होते हुए जा रहे हैं तो रुक रहे हैं, खेल रहे हैं, वहीं खाना पीना किसी गुरुद्वारे मंदिर में खाना मिलता था। पैसे थे नहीं, कोई हमारी मिनिस्ट्री थी नहीं, कोई स्पॉन्सरशिप थी नहीं, व्यापारी घराने दूर से खेलों से, तो जो कुछ करना होता था वो एक बड़े लिमिटेड एरिया के अंदर हमारी टीमें इस तरह से खेलने गई, जिसने नींव रखी इस देश के अंदर खेलों की और खासतौर से हॉकी की। हॉलैंड के अंदर जब फाइनल मैच खेला गया तो उसके पहले एक रात बुखार चढ़ गया ध्यानचंद को, बहुत तेज बुखार चढ़ा। ये खुद लिखते हैं कि फौजी आदमी को छोटा मोटा बुखार तो असर नहीं करता, वो फौजी थे, लेकिन जब तेज बुखार जो 102 डिग्री 103 डिग्री का हुआ तो शाम के वक्त उनके मैनेजर पंकज गुप्ता साहब आते हैं और वो ध्यानचंद से बात करते हैं, ध्यान तुमको तो बहुत तेज बुखार है, तुम कल कैसे खेल पाओगे। तो ध्यानचंद ने एक बड़ा शालीनता से उत्तर दिया, सर मैं एक फौजी हूं, आप फिक्र ना करें, कल का मैच मैं खेलूंगा। और अगले दिन का मैच खेलते हैं, फाइनल मैच होता है वो हॉलैंड का, और हॉलैंड का जो फाइनल मैच होता है उसके अंदर भारत 3 गोल करती है, 2 गोल ध्यानचंद करते हैं। तो भारत का पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक के अंदर उस टीम ने, जिसके कहीं कोई चर्चा नहीं थी, कोई देखने वाले जानने वाले नहीं थे, सरकारें नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, उस तरह से वो पहला मेडल भारत ने जीता। अब वो जीतने के बाद उसकी चर्चा उसके बारे में अखबारों में, इंग्लिश अखबारों में, अंग्रेजी इंग्लैंड के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसकी चर्चा होनी शुरू हो गई। तो वो ख्याति बढ़ती चली गई। ध्यानचंद ने भारत में आकर फिर झांसी हीरोज क्लब, जो उनका ऐसा क्लब जहां से उन्होंने हॉकी सीखी थी, वापस आके अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलते हैं छुट्टियों के टाइम में, जब छुट्टी थोड़ी होती है। बाकी नौकरी करते हैं वो अगले 4 साल के लिए कि अगले ओलंपिक में जाना है, क्योंकि उस दौरान कोई दूसरे टूर्नामेंट नहीं होते थे। उस टाइम में एक ओलंपिक ही होता था, एशियाड या कॉमनवेल्थ या चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप, इस तरह के टूर्नामेंट नहीं थे। 4 साल तक खिलाड़ी को अपने को
बिल्कुल उसी लय ताल में रखना पड़ता था, प्रैक्टिस करनी होती थी कि अगले 4 साल हम कैसे सीखें। अगले 4 साल था लॉस एंजलिस का टूर्नामेंट, जो कि बहुत ही महंगा, इतने यहां से वहां तक का किराया कैसे हॉकी टीम वहन करेगी, उसको कैसे जुटाएगी पैसे। तो हमारी भारतीय टीम के जो उस टाइम संस्था थी, उसने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया, टीम को भेजने के लिए लोन लिया गया। जी, पंजाब नेशनल बैंक से जी बाकायदा ऋण लिया गया कि टीम को जाना, और टीम का जाना बहुत जरूरी था। वजह यह थी कि यूरोपियन कंट्री ने उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया था। कुछ कारण रहे होंगे, वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कुछ सुगबुगाहट होगी, जो भी हो सकता है। तो यूरोपियन कंट्री ने पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन अगर हमारी भारत की टीम उस ओलंपिक में नहीं जाती तो हॉकी को वो बाइकआउट कर देते ओलंपिक कमेटी, उसको रखती नहीं फिर। इसलिए भारत की टीम को भेजना बहुत जरूरी था। तो कहता है ये केन प्रकार किसी तरह टीम को पैसा लेवल देकर भेजा गया, और वहां पर जापान से मैच हुआ, कुछ प्रैक्टिस मैच हुए, और जो फाइनल मैच अमेरिका से खेला गया, उस मैच में भारत ने 24-1 से अमेरिका को हराया। 24-1 में कैप्टन रूप सिंह जो मेरे साथ, जी ये रिकॉर्ड की बातें जो आज तक नहीं हो सकता। और आप अमेरिकन को जानते हैं, उनका बॉडी बिल्ड पहले भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही है। हमारे स्ट्रक्चर वैसे भी पहले थे, आज भी वैसे ही हैं। लेकिन जो कलाइयां थी हमारी बहुत मजबूत थी। अब वो ध्यानचंद की कलाइयां, रूप सिंह की कलाई, जिसने रूप सिंह साहब जो चाचा थे उन्होंने 11 गोल किए थे, और ध्यानचंद ने उस अमेरिका के खिलाफ 8 गोल किए थे। इस तरह से भारत वहां पर 24-1 से विजयी होकर अमेरिका से लौटा। अमेरिका का तो हम सब जानते हैं अमेरिका क्या असर हम लोगों के दिलो दिमाग पर भारतीयों के है। तो उसको हराकर जब लौटे हैं तो भारत में चर्चा हो गई कि हमारी भारत की टीम ऐसी है जो भारत एक ओलंपिक मेडल जीत के आती है। तो हॉकी का रिवाज बढ़ना शुरू हुआ, लोगों में कुछ शौक बढ़ने शुरू हुए। हमारी जो फेडरेशन है, इंडियन हॉकी फेडरेशन है, वो भी कुछ प्रचलन में आई, उसने भी कोशिशें करी। और उसके बाद इंटर प्रोविंसेस मैच शुरू हो गए, जिसको नेशनल मैच टूर्नामेंट हम कहते हैं, और डोमेस्टिक टूर्नामेंट शुरू हो गए, उबैदुल्ला, बेटन कप, बॉम्बे गोल्ड कप। जी 1932 के टूर्नामेंट के बाद फिर अपनी ड्यूटी करो, नौकरी करो, जो नौकरी होती है जी, कोई छुट्टी नहीं खेलने के लिए। और बाबूजी ने अपना अभ्यास जो है वही रखा, अपने कमरे से बाहर निकलकर अकेले जाकर प्रैक्टिस करना, तरह तरह के स्ट्रोक सीखना, क्या चीज साइकोलॉजिकल हो सकती है, जो मूवमेंट्स होते हैं, एंटीसिपेशन क्या चीज होती है, उस पर उनका बहुत अच्छा एक पकड़ थी उनकी। एंटीसिपेशन, पूर्वानुमान, कि कोई खिलाड़ी ऐसा होगा तो क्या करेगा, दूसरा होगा तो क्या करेगा, किस एंगल पे मैं जाऊंगा तो कौन सा एंगल बनेगा, इस तरह की चीजें हॉकी के अंदर चलती रहती हैं। जी उनका बहुत ही अच्छा अनुमान था। और सबसे बड़ी बात कि ध्यानचंद ऐसी जगह चुनते थे खड़े होने के लिए, दौड़ कर जाते थे जहां पर उनको आसानी से बॉल मिल सके, और उसका फायदा उन्होंने उठाया। और उसके बाद वो गोल करते थे विभिन्न एंगलों से, विभिन्न तरीकों से, जो कि बड़े देखने लायक होते थे। उन्होंने हिट से कभी गोल नहीं किया, उन्होंने हमेशा पुश जो होता है, हल्का पुश होता है, एक कलाइयों से फ्लिक होता है, उससे गोल किए। जबकि कैप्टन रूप सिंह मेरे चाचा, वो हिट के बहुत बड़े, ऐसी हिट थी उनकी कि नेट फाड़ के निकल जाती थी उस जमाने में। तो मेरे पिताजी उनको घर खेल से बाहर कर देते थे कि तुम इतनी तेज हिट क्यों मारते हो जहां उसकी जरूरत नहीं है उस हिट मारने की, क्या तुम दूसरे खिलाड़ी को मारना चाहते हो? क्योंकि उस टाइम कोई इक्विपमेंट थे नहीं कि फेस मास्क लगा हो और कुछ प्रोटेक्शन हो, कुछ भी नहीं था। अगर बॉल किसी के लग जाए तो डेफिनेटली वो तो बहुत बड़ा इंजर्ड होता था, ऐसा होता था। तो ध्यानचंद साहब कैप्टन रूप सिंह को मैच से बाहर कर देते थे कि तुम आदमी को मारने आया कि खेलने आया। इस तरह की चीजें जो घरों में फिर बहुत हमारे बचपन में हमको सुनने को मिली कि ऐसे ऐसे बाबूजी ने खेल खेला। तो 1932 के बाद 1935 न्यूजीलैंड टीम ने फिर दोबारा भारत टीम को आमंत्रित करती है वो जी। अब आप सोचिए न्यूजीलैंड क्यों भारत की टीम को आमंत्रित करती, क्योंकि भारतीय खेल सुप्रीम खेल बन चुका था, उनके अंदर हर चीज शामिल थी, टीम गेम था, हमारी जो फिटनेस थी वो अप टू द मार्क थी उस जमाने में, हमारी कलात्मक चीजें अप टू द लेवल थी, हाई लेवल पर थी, और सबसे बड़ी टेक्निक हॉकी खेलने की, जिसको सीखने की कोशिश न्यूजीलैंड ने करी
और वही न्यूजीलैंड आज भी उसी हॉकी को खेल रहा है जो भारत उनको सिखा के आया था। 1935 के अंदर टीम दोबारा जाती है वहां पर टूर के लिए, और टूर में बाऊजी के 201 गोल होते हैं न्यूजीलैंड में सेकंड टूर के अंदर। 201 गोल ध्यानचंद के अकेले। अरे और करीब वो वहां 14 मैच खेलती है टीम, 14 में से 14 जीतते हैं। एक भी गोल, शायद एक गोल उनके अगेंस्ट में कहीं हुआ होगा, 1-2 गोल। इस तरह से टीम अपना एक अच्छी ख्याति लेकर वहां से लौटती है। तो रास्ते में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया को जब खबर मिली कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड में खेलने गई हुई है, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं भारतीय हॉकी फेडरेशन से कि आप न्यूजीलैंड गए तो जहाज का अगला पड़ाव जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, तो आप क्यों ना अपनी टीम को हमारी टीम से कुछ मैच खिला दें, तो हमारी हॉकी को भी कुछ फायदा हो जाएगा। तो वहां पर वो 4 या 5 मैच खेलती है टीम ऑन द वे। क्यों, खाने की भी सब प्रॉब्लम, पैसा जनरेट कहां से होगा, पैसा था नहीं, कोई टीए मिलता नहीं था। कोई गोल्ड मेडल जीतने के बाद इस तरह आज 6 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ इस तरह से खिलाड़ी को मिलते हैं। उस जमाने में सिर्फ मेडल की खुशबू, उसकी चमक हमारे खिलाड़ी लेकर देश को देते थे। और ऑस्ट्रेलिया ने उनको जब बुलाया तो आज 5 मैच खेले हैं, और आखिरी मैच एडिलेड में हुआ था जी। एडिलेड में आखिरी मैच हुआ हॉकी का। तो अपने डॉन ब्रैडमैन साहब को उन्होंने इनवाइट किया ऑस्ट्रेलियन हॉकी ने कि आज आप हमारे हॉकी की जो भारत की टीम आई है उसको आप प्राइज दीजिएगा। तो उन्होंने बैठकर पूरा मैच देखा। जब पूरा मैच देखा और भारत की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 10 गोल किए, 6 गोल बाऊजी के थे, और जब उसके बाद प्राइजेस दी गई है टीमों को, तो ध्यानचंद साहब भी खड़े थे। तो डॉन ब्रैडमैन उनसे आकर मिलते हैं, और एक बड़ा खिलाड़ी दूसरे बड़े खिलाड़ी को जो उनकी नजर में थे, डॉन ब्रैडमैन की नजर में, उनको आकर कहते हैं, ध्यान, आप तो ऐसे गोल करते हो जैसे मैं क्रिकेट में रन बनाता हूं। ये लाइनें डॉन ब्रैडमैन की। तो ये ऐसे चंद लाइनें ऐसी होती जो आपको हमेशा इंस्पायर करती रहती है। एक बड़ा प्लेयर दूसरे खिलाड़ी को बोल रहा है, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी के हमारे अक्षर आज भी हमारे दिलो दिमाग में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। रानी लक्ष्मीबाई, मैं झांसी नहीं जाने दूंगी, मैं झांसी नहीं छोड़ूंगी। तो इस तरह की बात उसी तरह ध्यानचंद के लिए वो शब्द कहे गए। वहां से लौटकर आते हैं 35 में, फिर 36 का ओलंपिक आता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण ओलंपिक था, और एक ऐसा एक एग्जाम्पल था जिसको हिटलर ने आयोजित किया था। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि हमारा देश युद्ध के अलावा खेलों में भी उतने ही ऊपर है जितने हम बंदूक गोली में हैं। जी जी। अब भारत में तैयारियां शुरू होती है खेलने के लिए। कैंप लगता है कलकत्ता में, और स्वयं पंकज गुप्ता साहब जो बंगाल के हमारे बड़े अच्छे स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइजर थे, जो हर स्पोर्ट्स को उन्होंने आगे बढ़ाया, हॉकी नहीं बल्कि फुटबॉल और हमारे दूसरे खेलों में भी उनकी बहुत रुचि थी, लेकिन हॉकी को विशेष दर्जा दिया उन्होंने। और उन्होंने आईएसएफ के अंदर रहकर 1936 की जो टीम थी उसको भेजने के लिए कोशिश की। अब वही बात आती है कि हम तो खाली बैठकर मैं बोल सकता हूं, और हमारे श्रोतागण इस बात को सुनते भी होंगे, लेकिन जरा सा विचार करें कि 1936 में भारत की क्या हालत होगी, किस तरह का भारत होगा। 1928 में भारत किस तरह का होगा, 1932 में भारत किस तरह का होगा, क्या हमारी आर्थिक परिस्थितियां समाज की, इंडिविजुअल या सरकार की, सरकार तो अंग्रेज की थी। अब वो 36 का ओलंपिक होता है, पैसा कहां से आए। ध्यानचंद को 1 हफ्ते पहले तक छुट्टी नहीं मिलती है आर्मी से, 10 दिन पहले तक वो आर्मी के अंदर से उनको रिलीज नहीं किया जाता, क्योंकि जिस बटालियन में वो थे वो पूरी बटालियन बर्मा बॉर्डर म्यांमार के अंदर उनको एडवांस होना था, जाना था। तो ध्यानचंद अपनी पूरी वर्दी के साथ तैयार खड़े थे उसमें जाने के लिए, ऑर्डर था आर्मी का, आप ओलंपियन हैं होंगे। अब ध्यानचंद की बटालियन खड़ी है तो उनके प्लाटून कमांडर आते हैं सी ऑफ करने के लिए कि हमारे सैनिक लोग जा रहे हैं, तो मैं उनको हाथ मिला के उनको विदाई दूं, उनको कुछ मोटिवेशन के लफ्ज जो कहे जाते हैं फौज में कहे मैं कहूं। तो जब ध्यानचंद से मिलने का वक्त आता तो उनका सूबेदार मेजर बोलते हैं कि सर ये ध्यान सिंह है, 2 ओलंपिक मेडल विनर हैं, और हमारे बटालियन के लेंस नायक हैं। उस टाइम लेंस नायक बन गए थे बाबूजी। जी जी। तो
जो प्लाटून कमांडर है अंग्रेज, उसको मालूम है कि ध्यानचंद कौन थे। बड़े उससे बोलते, अरे ध्यान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर डूइंग हियर, यू शुड हैव बीन इन द कैंप, आपको तो कैंप के अंदर होना चाहिए था, हॉकी का कैंप। तो उन्होंने कहा एडवांस रिलीज हिम, इनको अभी यहाँ से छुट्टी दो। वो अंग्रेज, उनका प्लाटून कमांडर बोलता है ध्यानचंद के लिए कि इनको छुट्टी करो, इनको ये हमारी बहुत वैल्यूबल सिपाही है, ये ओलंपियन है ये। अगले दिन ध्यानचंद को रिलीज किया जाता है और ध्यानचंद कोई ट्रेन पकड़ के अपनी यूनिट से कलकत्ता पहुंचते हैं। कलकत्ता पहुंचते वहां ऑलरेडी एक कप्तान अनाउंस हो चुके थे क्योंकि ध्यानचंद जी के आने का कोई खबर थी नहीं। जी। और वहां जब पहुंचते हैं तो टीम के कप्तान अनाउंस हो गए थे, जो हमारे उस टाइम के भारत के बहुत अच्छे लेफ्ट आउट खेलने वाले थे, जाफर साहब जी। एक हमारे जफर इंडिया के कप्तान भी रहे हैं, जो गोल्ड मेडल जिन्होंने हासिल किया 1980 में। ये जाफर साहब 1936 के थे, उनका नाम कप्तान के तौर पर अनाउंस हो गया था। जब उन्होंने ध्यानचंद को देखा और ध्यानचंद ने टीम में एंटर की, उसी टाइम उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया कि नहीं, असली कप्तान टीम का आ गया है और मैं एक कप्तानी जी ध्यानचंद को देता हूं, सौंपता हूं। इस तरह के विचारों से उन्होंने ध्यानचंद को कप्तानी दी। ध्यानचंद उस टीम के कप्तान बने। अब टीम के सामने की पैसा कैसे इकट्ठा किया जाए, बहुत बड़ी समस्या। सबसे पहले हमारे पंकज गुप्ता साहब और दूसरे मेंबरान जो मैनेजमेंट में थे वो गांधी जी के पास जाते हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट में गोल किताब जो ध्यानचंद ने लिखी थी उसमें उन्होंने इसको मेंशन किया है कि हमारे वो भी गए और पंकज गुप्ता साहब गांधी जी से मिलने गए। अब गांधी जी तो उस टाइम आजादी के लिए दीवानगीर के तौर पर काम कर रहे थे। उनका टारगेट भारत को आजादी दिलाना था, भारत को आजाद करने में जो कुछ उनकी एफर्ट्स थे उसको पूरा करना था जी। तो जब कहा गया कि आप लोग कैसे हो या कैसे आए हैं, तो हमारा पंकज गुप्ता जी ने कहा कि हम लोग हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं और आपसे मिलने आए। तो गांधी जी बड़े शालीनता से पूछते हैं कि हॉकी क्या चीज होती है, क्योंकि उनका टारगेट तो आजादी था, उनका टारगेट हॉकी गेम नहीं था। तो वो अपने उस दीवानगी में उन्होंने शामिल थे। तो जब उन्होंने कहा कि हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो ये लोग वहां से वापस आते हैं। फिर पूरे देश में एक अपील करी जाती है, जो भी उस टाइम मीडिया का प्रचलन होगा, अखबारों के थ्रू, किसके थ्रू, थोड़ा बहुत रेडियो के थ्रू, कि भारतीय टीम जो 2 गोल्ड मेडल जीत चुकी है वो टीम जाने के लिए पैसों की कमी है, तो हम चाहते हैं कि सारे भारत के जो राजे रजवाड़े, नवाब, राजा, महाराजा, ये हमको कंट्रीब्यूट करें ताकि टीम पार्टिसिपेट कर सके। ये इज्जत और भारत की नाक का सवाल है। अब देखिए उस टाइम के भारत की, जहां पर राष्ट्र प्रेम कहते हैं, राष्ट्र की टीम के खिलाफ के लिए लोगों की भावनाएं, कि इस देश से चंदा एक इकट्ठा करा गया। सभी राजाओं ने, हमारे उस टाइम मोदी, बिरला, टाटा, महाराजा बड़ौदा, महाराजा पटियाला, मानवदार, महाराजा कुरवई, भोपाल नवाब, इस तरह से नवाबों ने, हैदराबाद के राजा और संस्थाओं ने, जिसमें झांसी हीरोज क्लब भी शामिल था, जिसका नींव 1921 में पड़ी थी, जिसकी इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं तो 100 साल पूरे कर रहा है वो क्लब, जिसमें ध्यानचंद ने हॉकी खेली, जिसमें कैप्टन रूप सिंह ने हॉकी खेली, जिसमें उसके बाद हम लोगों ने बढ़कर हॉकी खेली। और ये एक बड़ी हमारे लिए तो पवित्र पावन जगह है, जिसके अंदर से निकलकर हमारे देश को 6 मेडल्स परिवार से मिले हैं और 8 गोल्ड मेडल पूरे देश से मिले हैं। तो ये हमको एक गर्व है कि इस झांसी से, उस ग्राउंड से हमारे देश को इस सम्मान पहुंचाने में हम थोड़े कामयाब रहे। तो ध्यानचंद साहब की वो हॉकी और उस टाइम का पैसा जो इकट्ठा किया गया वो था 52,550 रुपया, 58 रुपया जी। उसकी बैलेंस शीट बनाई गई, जो पूरे ईमानदारी से काम, पूरे 1-1 रुपया कीमती था उनके लिए। तब टीम यहां से गई है भारत की, जर्मन के अंदर, और वही लाइन से गई है अपना इंग्लैंड होते हुए, वहां पर मैच खेले हैं, क्योंकि खाने की वहां पर दिक्कत नहीं होती, मैच खेल लो तो कोई टीम स्पॉन्सर कर देती खाने के लिए। इस तरह से टीम प्रैक्टिस करते हुए जर्मन पहुंची है, बाई ट्रेन इंग्लैंड तक गए हैं ये लोग पानी के जहाज से। उस पानी के जहाज में जब गेटवे ऑफ इंडिया से चले हैं
तो अगले दिन से अपनी प्रैक्टिस करने के लिए टीमों को रोज की प्रैक्टिस भी चाहिए, शारीरिक उनको रोज का अपना क्षमताएं बढ़ाने के लिए दौड़ भाग भी करनी है। तो डेक के ऊपर वो पूरी टीम सुबह के वक्त अपनी दौड़ भाग करती थी, हॉकी लेकर प्रैक्टिस करती थी। तो उसमें महाराजा बड़ौदा सफर कर रहे थे जो इंग्लैंड जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लड़के जो है वो खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं और ये हॉकी से कुछ बॉल को लेकर खेल रहे हैं। तो उन्होंने रुचि दिखाई, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ी, पूछा कि क्या क्या है, क्या चीज है। तो उन्होंने बताया ये हॉकी टीम भारत की जो जर्मन खेलने जा रही है और 2 गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीत चुकी है। तो उन्होंने फिर उस टीम को अपने रसोइयों के द्वारा खाना पहुंचाना शुरू करा, जिसको एक्स्ट्रा डाइट आप कह सकते हैं, वो देनी शुरू करी। उनकी भी वो मोहब्बत प्यार बढ़ा दे उस टीम के लिए, और पूरी टीम को उन्होंने एक वहां पर समझ लीजिए स्पॉन्सर किया खाना देकर, और जो दूसरी जरूरी चीजें थी। और इंग्लैंड में वो उतर गए, ये कहकर उतरे कि मैं जर्मन आऊंगा मैच देखने के लिए। अब उसके बाद टीम वहां से बाय ट्रेन पहुंचती है जर्मन, और जर्मन पहुंचकर एंटर होती है जिस तारीख को, उसके अगले दिन ही एक प्रैक्टिस मैच रख दिया जाता। बड़ी बड़ी चीजें इस 36 के मैच में हुई हैं, जो आज तक सोचे तो बहुत बड़ा उसका एक इम्पैक्ट मैं समझता हूँ भारतीय खेलों के लिए रहा। जब भारत की टीम पहुंचती है वहां, तो उसके अगले दिन ही एक प्रैक्टिस मैच जर्मन टीम रख देती है कि आपको खेलना है एक प्रैक्टिस मैच। अब ये लोग किस तरह आधे बीमार, सी सिकनेस, 1.5 महीने का सफर और तरह तरह की चीजें हम मान सकते हैं इस बात को होंगी। और अगले दिन जब मैच होता है तो भारत की टीम 4-1 से हार जाती है। 4 गोल जर्मन मारती है, 1 गोल भारत की टीम कर पाती है। ये ऐसा एक झटका उस टाइम लगा। दो वक्त की गोल्ड मेडलिस्ट टीम जर्मन की टीम से उस प्रैक्टिस मैच में हार जाती है। वो कोई इंटरनेशनल मैच नहीं था, सिर्फ प्रैक्टिस मैच था। लेकिन उस हार का इम्पैक्ट ये हुआ कि शाम को कप्तान ध्यानचंद, पंकज गुप्ता और उस वक्त के हमारे बेहतरीन कोच स्वामी जगन्नाथ राव तीनों बैठते हैं और विचार विमर्श करते हैं कि देखो हमारी टीम 2 वक्त की ओलंपिक विजेता है, लेकिन आज हम इस जर्मन टीम से हार गए हैं। और ये देश हिटलर का इसने ओलंपिक आयोजित किया है, इसकी नजर उस ओलंपिक मेडल पर है कि उसकी टीम इस मेडल को जीत कर निकलेगी। हमको इसके लिए कुछ करना होगा। तो क्या करना होगा, ऐसी क्या चीज व्यवस्था की जाए कि टीम के अंदर एक नई शक्ति, नई जान आ जाए। फॉरवर्ड लाइन हमारी कमजोर पड़ रही थी, राइट साइड जो रूप सिंह साहब के अटैक होते थे, जाफर साहब लेफ्ट आउट थे, ध्यानचंद सेंटर फॉरवर्ड में थे, राइट विंग हमारा वो कहीं कमजोर था। तो उन्होंने कहा इसकी पूर्ति कैसे की जाएगी। तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला उस वक्त कि एक खिलाड़ी है जो लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उनको बुलाया जाए। उनका नाम है AIS दारा, जो बाद में पाकिस्तान हॉकी के सिरमौर बने, उसके प्रेसिडेंट भी बने, एशियन हॉकी के भी प्रेसिडेंट बने, वर्ल्ड हॉकी के अंदर FIH के अंदर भी वो रहे। अब उस टाइम पे पाकिस्तान और इंडिया एक ही था। उनको कैसे बुलाया जाए, तो एक SOS किया जाता है वहां से जर्मनी से भारतीय हॉकी फेडरेशन को कि हमको इस खिलाड़ी की जरूरत है जिसका नाम है AIS दारा, जो लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं। अब फेडरेशन सरकार के पास पहुंचती है, अंग्रेज सरकार के पास। अंग्रेज सरकार उसी वक्त एक्शन लेकर उनको बुलाती है और उनको हवाई जहाज से 36,000 का किराया, हवाई जहाज का उस जमाने में, उसको पे करके भेजती है भारत की हॉकी की शान के लिए, देश की शान के लिए। अब वो कर्नल दारा साहब पहुंचते हैं तो सेमीफाइनल का दिन होता है जब उनको वहां पर पहुंचाया जाता है। सेमीफाइनल में वो खेलते हैं कर्नल दारा, और 2 गोल इंडिया उनके होते हैं। और टोटल जो टीम सेमीफाइनल में पहला हम लोग वहां 5 मैच खेली थी इंडिया, 3 मैच इनके बिना खेले, 2 मैच में दारा साहब खेल पाए, वो था सेमीफाइनल और फाइनल। अब टीम के अंदर मजबूती आ जाती है, बहुत अच्छा टीम की फॉरवर्ड लाइन होती है। और जो ओलंपिक के शेड्यूल के हिसाब से फाइनल मैच होना था वो था 14 अगस्त 1936 जी, हमारी आजादी से एक दिन पहले।
जो प्रिज्यूम आजादी थी, जो हमारी अनदेखी आजादी थी, जो 47 में हमको मिली, तो वो था 14 अगस्त। 14 अगस्त को वहां पर बेइंतहा पानी गिरता है, बरसात हो जाती है, सारा ग्राउंड गीला, पानी भर जाता है। तो वो डेट को वहां की कमेटी, ओलंपिक कमेटी जो है, उसको एक दिन आगे बढ़ा देती है। और देखिए वो दिन निकलता है 15 अगस्त 1936। एक दिन पहले मैच से जब टीम को अगले दिन मैच खेलना होता है, जो 12 बजे निर्धारित किया गया था दिन के, तो उनको शाम को हमारे मैनेजर पंकज गुप्ता, कोच जगन्नाथ राव और ध्यानचंद साहब उनको बुलाते हैं, सारी टीम को। पलंग के ऊपर अपने बैग से तिरंगा झंडा निकाला जाता है, जो चरखे वाला होता है, जो हमारे उस वक्त देश में प्रचलन में था। उस झंडे को निकालकर पलंग पर बिछाया जाता है बड़े इज्जत के साथ, और उस पर सब लड़कों से कसम खिलवाई जाती है कि कल के मैच में हमें ऐसा खेल खेलना है जर्मन के खिलाफ जिससे हम हार चुके हैं 4-1 से। वो दहशत, वो डर हमें अपने दिल से निकालना है। और कल के मैच में जिसमें हिटलर बैठा हुआ मैच देख रहा होगा, क्योंकि उसे मालूम था कि जर्मन टीम हमारी जीतेगी, उस अंदेशे के साथ हिटलर बैठा हुआ है होगा, और हमें उस खौफ और डर से निकलकर कल मरना है या करना है, ये 2 लफ्ज कहे गए। और उसके बाद अगले दिन मैच होता है, जो 11:30-12 बजे का टाइम दिन का होता है। मैच खेला जाता है, ग्राउंड गीली होती है, स्लिपरी होती है, और पहले इंटरवल तक जो 35 मिनट होते हैं, भारत की टीम सिर्फ 1 गोल कर पाती है, उस जर्मन टीम के साथ सिर्फ 1 गोल कर पाती है। और जैसा मैं कह चुका हूं कि एक टीम हमारी प्रैक्टिस मैच में हार चुकी थी, वो डर बाबूजी के दिल में भी था कि अगर जर्मन टीम 1 गोल इक्वलाइज कर लेती है तो हमारी टीम कहीं ना कहीं फिर दोबारा हार जाएगी, यकीनन हार जाएगी। हिटलर मैच बैठा हुआ मैच देख रहा है, सारा उनके स्टेडियम उनकी जर्मन को चेयर कर रहा है, वॉकअप कर रहा है। तो इन्होंने इंटरवल में जब होता है तो कैप्टन रूप सिंह, मेरे चाचा, और ध्यानचंद, ये दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं, एंड उसके बाद ये अपने दोनों जूते उतार देते हैं, नंगे पैर हो जाते हैं। अब वो नंगे पैर उनका होना, वो ग्रिप जमीन से मिलनी शुरू हो जाती है। वो ग्रिप मिलती है तो अगले 35 मिनट जो हैं, उस 35 मिनट के अंदर भारत की टीम 7 गोल करती है, 7 गोल्स। हर 5 मिनट के अंदर समझ लीजिए 1 गोल। क्या बात है, जय भारत। उस 35 मिनट के अंदर 7 गोल। जी। और 5वां गोल जब होता है, बाबूजी बताते हैं, मैं इस जगह जहां बैठा हूं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसी कमरे में बैठते थे, हमको अलाउड नहीं होता था, हम बाहर कमरे के बाहर खड़े होकर सुनते थे। कहते जब वो 5वां गोल होता है तो हिटलर उस मैदान से जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं होता, जब आता है तो धूम धड़ाके होते हैं, बाजे बजते हैं, लोग शोर करते हैं, लेकिन जब वो 5वां गोल भारत मारता है जर्मन के ऊपर, तो वो पिन ड्रॉप साइलेंस से हिटलर कब निकल के ग्राउंड से बाहर चला जाता है, इन टीम वालों को नहीं पता लगता। ये खेल में मगन थे। जी। इस तरह भारत 8 गोल से जर्मन की टीम को हराता है, जो आज भी एक इतिहास है ओलंपिक के अंदर, आज की तारीख तक इतिहास है। और उस इतिहास को बनाने में वो टीम, ध्यानचंद की टीम, ध्यानचंद की कप्तानी, ध्यानचंद की जो एक अजूबी विलक्षण क्षमताएं हॉकी में उनको गॉड गिफ्टेड। जी सर। अब टीम हार जीत जाती है, पूरा भारत के अंदर जश्न। मैसेज उसी टाइम वहां से एक मैसेज भेजा जाता है, हमारे मैनेजर उस टाइम जिसको क्या तार बोलते होंगे, क्या बोलते होंगे, जिसका कि बिल्कुल वो भी रिकॉर्डेड रखा हुआ है हमारे पास में, जो वहां से जर्मन से भारत को भेजा जाता कि भारत ने जर्मन को 8-1 से फाइनल में हराया। तो भारत में खुशी की लहर क्यों ना हो, इस देश ने वो चंदा इकट्ठा करके दिया था, वो राष्ट्र भावना उनके अंदर वो पैदा की हुई, जिसके अंदर भारतीय उस टाइम इंडियन थे सारे देश के अंदर, जबकि हम रजवाड़े राजा नवाब के अंदर बटे हुए थे देश पूरा। लेकिन जब भारत ने जीता तो हम इंडियन बन के उसको हमने उसका वेलकम किया उन बातों का। अब वो 36 के ओलंपिक के बाद 8-1 की जीत के बाद सारी टीम जर्मन में जश्न मना रही है, सब कुछ कर रही है। शाम का वक्त होता है तो देखा ध्यानचंद उस ग्रुप में नहीं है जहां सब लड़के, सब बच्चे खिलाड़ी जो है जश्न मना रहे हैं। तो अरे ध्यान कहाँ गए, ध्यान को पता करो, ध्यान कहाँ है। तो कुछ लोग जाते ढूंढने के लिए, भाई उनको लाओ, हम आप बैठ के बात हंसी मजाक करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो ध्यान को देखा तो वहां जहां सारे देशों के झंडे लगते हैं,
जब ओलंपिक या एशियाड होते तो सब देशों को झंडे लगते हैं, वहां उन झंडों के नीचे ध्यान बैठे हुए हैं और उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। एक तो जीत के आंसू कि जर्मन को, जो हमने दुनिया अपने भारत के लोगों को हिम्मत बनाई थी कि हम जीत कर आएंगे, उसको पूरा करने के आंसू, खुशी के आंसू। और दूसरा आंसू, जब पूछा दादा आप रो क्यों रहे हो, तो कहते मुझे सबसे बड़ी दुख और तकलीफ इस बात का है, और मेरे आंखों से आंसू इसलिए आ रहे हैं कि मुझे ये जो यूनियन जैक के अंडर में हम खेलने आए हैं, जिसके अंडर हमने ओलंपिक जीता है, मुझे दुख इस बात का कि काश इसकी जगह तिरंगा झंडा होता। तो ये चीजें उस वक्त की, उस जीत के बाद की, उस भारतीय खिलाड़ी जो एक फौज में था, उसके उद्गार, ये बातें हमारी इस आने वाली जनरेशंस को ऐसी एक प्रेम की, देश प्रेम की भावना पैदा करती है, और करनी चाहिए भी कि ऐसे अनुसरण करें इन बातों में, अपने क्षेत्र में जहां भी हम हो उसमें हम एक्सट्रीम करें, उसमें हम ऐसी मिसालें पैदा करें ताकि मिसाल एक 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 संबल के रूप में हमारे जनरेशंस को मैसेज देती रहे। बहरहाल उसके बाद ये शाम होती है, एक मैसेज आता है जी कि ध्यानचंद को हिटलर ने बात करने के लिए बुलाया। जी हिटलर बात करना चाहता है, तो बाबूजी बोलते हैं कि मैं उस रात सो नहीं सका, कि कल पता नहीं क्या होगा, कल पता नहीं क्या होगा, क्यों बुलाया मुझे। जी जी अब वो चीज अगला दिन होता है तो बाबूजी अपने जो खेल की उनकी यूनिफॉर्म होती है वो पहन के जाते हैं, और एंटर करते तो फौजी सलूट मारते हैं, बिकॉज एक फौजी फौजी से मिल रहा है, सलूट मारते हैं, अटेंशन मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। तो हिटलर पूछता आपका नाम, बाबूजी बताते मेरा नाम ध्यानचंद है। अच्छा, आप भारत में क्या करते हो? तो उन्होंने बताया मैं भारत में भारतीय फौज में हूं और मैं एक लेंस नायक के पद पर हूं। तो अब वो चौंकता है, ये तो बहुत छोटी सी पोस्ट है, तुम लेंस नायक हो और भारत की, इंडिया की टीम के कप्तान हो, तुम तो मेरे जर्मन टीम में आ जाओ, मैं तुम्हें फील्ड मार्शल बना दूंगा। तो ध्यानचंद जी उसी मुद्रा में खड़े होकर बोलते हैं कि नहीं, मैं एक भारतीय फौजी हूं और मैं भारत में रहकर ही देश की सेवा करना चाहता हूं। आपके इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो मीटिंग खत्म होती है, ध्यानचंद सलूट करके बाहर निकलते हैं। तो ये प्रलोभन भी उसका, हिटलर का ध्यानचंद के उस प्रेम को, हॉकी को उनसे दूर नहीं कर पाया। कनेक्शन टूटने की वजह से मेजर ध्यानचंद के पुत्र अशोक ध्यानचंद जी से हम लोगों का संपर्क टूट गया है, उनसे बात पूरी नहीं हो सकी है। ये हम लोग अगले सत्र में अगली बार उनके साथ बातचीत को पूरी करेंगे। लेकिन उनके साथ जो बातचीत में मेजर ध्यानचंद के खेल का महत्वपूर्ण हिस्सा था, 3 ओलंपिक जीतने की जो कहानी है, जो हमें आज कहानी लगती है, जो हकीकत है लेकिन कहानी जैसी है, और जो कैसे कैसे किन परिस्थितियों में मेजर ध्यानचंद और उनकी टीम ने ओलंपिक जीता था, क्या प्रतिकूल परिस्थितियां थी, वो सब कुछ हमें मेजर ध्यानचंद के पुत्र अशोक ध्यानचंद जी से सुनने को मिला है। हम सब इससे वाकिफ हो सके हैं। ऐसे में हमें पता चल गया है, या हम इस बात के लिए इत्मीनान कर सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद वास्तव में हॉकी के जादूगर थे। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा गया तो इसलिए कि उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में खेल को जीत कर दिखाया, और खेल ही उनका जीवन था। उन्होंने जो मेरी जानकारी है, ये मैं अशोक ध्यानचंद जी से पूछने वाला भी था, कि मेरी जानकारी है कि उनका नाम ध्यान सिंह था, लेकिन उन्हें ध्यानचंद इसलिए कहा गया क्योंकि वो आधी रात में भी, चांदनी रात में हॉकी लेकर प्रैक्टिस किया करते थे, और चांदनी रात में खेलना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। वो तन्मयता थी, उनका जुनून था कि वो दिन और रात किसी भी समय हॉकी की प्रैक्टिस के लिए छोड़ते नहीं थे। इसलिए उन्हें ध्यानचंद, चांद से चांद कहा गया पहले उन्हें, और फिर वो चंद हो गया, ध्यानचंद कहा गया। ऐसे हॉकी के महान जादूगर को न्यूज ट्रक की ओर से भी श्रद्धांजलि है, हमारा सैल्यूट है। हम चाहते हैं कि देश उन्हें जल्द ही भारत रत्न जैसे बड़े सम्मान से भी सम्मानित करे।
वो देश के वास्तव में भारत रत्न हैं और भारत सरकार को जल्द से जल्द उन्हें ये भारत रत्न जैसा सम्मान देना चाहिए। भारत रत्न दिलाने की इस मुहिम को भी न्यूज ट्रैक अपने साथ जोड़कर चलेगा। हम लोग इसको देश में एक अभियान के तौर पर लेकर चलेंगे कि जिससे भारत रत्न का जो अभी सम्मान मेजर ध्यानचंद को नहीं मिला है वो मिले, मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न दिया जाए, इसकी हमारी तरफ से भी पूरी कोशिश है और देश की भी यही आवाज है। तो देश की आवाज से आवाज मिलाकर न्यूज ट्रैक भी कहता है कि मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न दिया जाए। नमस्कार। अगले शो में हम जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।